हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम गणित की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 51 बनाएंगे। अभी तक हम गणित की 50 पाठ्य योजना बना चुके हैं, 50 वीडियो हम गणित की पाठ्य योजना के बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा और उन्हें पसंद किया होगा, आपके काम आए होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप गणित की प्लेलिस्ट खोलकर वहाँ से प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको अपना छोटा सा इंट्रो देना होता है, जिसके लिए आप इस तरीके का एक बॉक्स बनाते हैं। ये आपको कक्षा में जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो वहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड पर बनाना होता है। इसमें आपको अपना नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, दिनांक, समय, कालांश और प्रकरण डालना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम में अपना नाम लिखना है। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो जैसे मैंने लिखा है लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। मैंने अपना नाम लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। कक्षा हमारी 8 का प्रकरण है, विषय है गणित और उपविषय है रेखा गणित। जिस दिनांक आपको जब भी प्रेजेंटेशन करेंगे, समय जितने भी समय का आपका पीरियड लगता हो 35 मिनट 40 मिनट आपको वो डालना है। कालांश जिस भी पीरियड में आप पढ़ाते हैं। और प्रकरण है हमारा बहुभुज। अब जब हम लेसन प्लान लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। बताना हुआ है हमको कि हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं गणित विषय। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमेशा विषय से संबंधित होते हैं। यदि हम गणित का लेसन प्लान बना रहे हैं, यानी गणित की पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो हमको सामान्य उद्देश्य में गणित के सामान्य उद्देश्य लिखना है। हिंदी है तो हिंदी पढ़ाने के हमारे सामान्य क्या उद्देश्य हैं वो लिखना होता है। तो हम यहाँ गणित के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जो कि होते हैं हमारे विषय से संबंधित। सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में काय से संबंधित होते हैं, आपको ये समझ लेना है, विषय से संबंधित। तो हमारा पहला जो सामान्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना। मैं इतना डीप में इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि आपका थ्योरी का पेपर भी होता है, उसमें भी आपसे पूछा जाता है। यानी गणित शिक्षण का जो भी आपका पेपर होगा, या आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी, या कोई भी आप व्यावसायिक शिक्षा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एक मैथ्स का पेपर होगा। तो मैथ्स के पेपर में गणित शिक्षण के बारे में आपको तरह तरह की यूनिट होंगी, अलग अलग जगह अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन आपको पाठ्य योजना बनाना उसके अंतर्गत होता है। और कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि कक्षा 8 की पाठ्य योजना बनाइए, तो आपको ये वहाँ भी लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों और हम कैसे लिखना है हमको और हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो है सामान्य उद्देश्य वो ये है कि गणितीय ज्ञान को प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करके रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। चौथा है विद्यार्थियों में समस्या समाधान करने की जिज्ञासा पैदा करना। पांचवा है विद्यार्थियों को बहुभुजों की जानकारी प्राप्त कराना। सामान्य उद्देश्य की संख्या निर्धारित नहीं होती है, आप 5, 7, 8 या 10 जितने भी चाहें लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, कि हम टॉपिक स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा कि हम विद्यार्थी को विभिन्न बहुभुजियों का ज्ञान कराना चाह रहे हैं, यही हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। कई पाठ्य योजनाओं में एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उनको बहुभुजों के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एक ही विशिष्ट उद्देश्य होगा। यदि हमारे और भी कुछ उद्देश्य होते तो वो हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही विशिष्ट उद्देश्य है कि हमको उनको बहुभुजों का ज्ञान कराना है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध कैसे होता है, हमारे टॉपिक से होता है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके एक पाठ्य योजना में बोला है कि ब्लैक बोर्ड और ये सब सहायक सामग्री में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे सहायक सामग्री में आते हैं। कुछ सहायक सामग्री होती हैं, कुछ आवश्यक सामग्री होती हैं, कुछ विशेष आवश्यकता वाली सामग्री होती है। तो हम कई कैटेगरी में होती हैं ये। तो जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम टीएलएम बोलते हैं, उसके अंतर्गत लपेट चंपट आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सटर्नल लेके जाते हैं, उस पर हम मूल्यांकन प्रश्न या कोई चित्र बनाकर ले जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव लिख के ले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। चौक, क्योंकि हम रंगीन चौक, कलर चौक का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे टीएलएम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इससे पाठ को रोचक बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और उसी की सहायता से हमारा पाठ आगे बढ़ता है। पॉइंटर के द्वारा हम पॉइंट कर करके, यदि हमने कोई चार्ट या मॉडल है तो हम मान लीजिए ग्लोब पढ़ा रहे हैं
या हम कोई भी, ये जैसे ये बहुभुजी है हमारा टॉपिक, तो हम इसमें कोई भी 3D आकृति दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसको पकड़ के हम पॉइंटर से ये वाला भाग ये है, ये वाला ही, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे हमको ये सब मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल, जिसमें विभिन्न बहुभुजियों का वर्गीकरण होगा। तो ये हो गया हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, जब भी हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमको पूर्व ज्ञान जरूर मेंशन करना होता है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी वक्रों से परिचित हैं। फिर आता है हमारा मेन पॉइंट, जो कि प्रस्तावना। इसको यदि अच्छे से आपने कर दिया तो आपका आधा पार्ट यहीं पर सफल माना जाता है। आपका जो पर्यवेक्षक होता है उसको ऐसा यहीं पे समझ में आ जाता है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो पूरा सफल होगा। आगे भी आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि यदि आपने प्रस्तावना निकलवा ली तो आपका आधा काम यहीं ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे कि वक्र से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे। विद्यार्थी जो भी आंसर देंगे आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, 3 कॉलम बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्रमांक डाल के लिखेंगे कि वक्र से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बताएंगे। फिर आप अगला पूछेंगे कोण किसे कहते हैं, तो वो कोण बताएंगे। फिर आप और प्रश्न करेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बता देंगे आपको, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल, ये क्योंकि पिछली कक्षाओं में वो पढ़ चुके हैं। फिर आप पूछेंगे कोण की माप किस इकाई में लिखते, तो वो बताएंगे। तो वो आपको, जब आपसे इस तरीके से बच्चे उत्तर देते हैं जैसे, तो आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, जिसमें जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दे पाए उन्हें भी उत्तर आ जाए और आप उसको लिखते भी जाएंगे, तो बच्चे रिवाइज भी करते जाएंगे। फिर त्रिभुज किसे कहते हैं, अस्पष्ट सा उत्तर देंगे। फिर आप एक और ट्राई करेंगे कि हो सकता है त्रिभुज नहीं समझ रहे, चतुर्भुज पूछ लीजिए। तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं इसको और यहाँ पर भी। मैंने दोनों इसलिए लिख दिए हैं कि हम 2 प्रश्न भी पूछ के इस तरीके से अस्पष्ट उत्तर डाल सकते हैं और समस्यात्मक प्रश्न डाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों से हमने पूछा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो हम एक ट्राई और करने की कोशिश करते हैं कि हम चतुर्भुज पूछते हैं। हो सकता है वो त्रिभुज नहीं पहचानते हो, चतुर्भुज पहचानते हो, कभी उनने सुना। तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। यदि बच्चे हमारे टॉपिक को बता देते हैं तो भी हमें उद्देश्य कथन बोलना, और नहीं बता पाते तो भी हमें उद्देश्य कथन में टॉपिक बोलते हुए बताना है कि आज हम विभिन्न बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं के अनुसार करेंगे तथा विभिन्न बहुभुजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जब हम बोलते हैं तभी हम ब्लैक बोर्ड पे कक्षा में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, तो तब तक हमारा प्रकरण के साइड वाला जो कॉलम होता है वो खाली होता है। हम इसी समय जब उद्देश्य कथन बोलते हैं तब हम टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर डालते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार या कार्य कॉलम बनाने होते हैं। आप ब्लैक बोर्ड वर्क का भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन उसको आप या चाहें तो ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करके लास्ट में श्यामपट्ट सारांश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार में आ जाता है। आप बच्चों से, जो हमारा पहला क्रमांक है वो ये है कि छात्र अध्यापिका बच्चों को बताएंगी कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्रभुज कहलाता है। विद्यार्थी अध्यापिका की बात को सुनेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। यानी आप उनको, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा बहुभुज होता है, कैसा कहलाता है। बच्चे उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद जो भी आप उन्हें बताएंगे वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप। फिर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चित्र में सभी वक्रभुज हैं ये बताएंगी, यानी कि आप सारे जो चित्र बना कर ले जा रहे हैं इस तरीके से बताएंगे। बच्चे क्या करेंगे, नोट करेंगे। इस तरीके से ये सारी वक्र जो कि बहुभुज हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको या तो ब्लैक बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कार्ड शीट पर ड्रॉ कर कर ले जा सकते हैं, जिससे समय की आपकी बचत होगी। और आप कुछ, हम जब क्या होता है नॉर्मल क्लास में हम पढ़ाते हैं तो हम आगे पीछे बता सकते हैं, भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बुक होती है। यहाँ पे हमारे पास बुक नहीं होती है, हमको बताना होता है। तो जितने भी हम TLM यूज़ करते हैं वो हमारे लिए भी, बच्चों को तो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है पढ़ाना, लेकिन हमारे लिए भी सहायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीज़ भूल नहीं रहे, हमसे मिस नहीं हो रहा है।
हमारी जो भी तैयारी है हम उसको, जितनी भी तैयारी करके हम गए उसको हम प्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए भी आप जितना चाहें उतने चार्ट और मॉडल बना कर ले जाएं, तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। फिर है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को बताएंगी कि चित्र में सभी वक्र भुजाएं नहीं हैं, यानी यहाँ पे सारी बंद थी तो ये इस तरीके का बताएंगी। फिर इस तरीके से सारी खुली आकृति हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये वक्र नहीं है, बहुभुज नहीं है। ये जो वक्र है वो बहुभुज नहीं है। फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से पूछेंगी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। ब्लैक बोर्ड पर बनाइए त्रिभुज और पूछिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर पूछेंगे तो बच्चों को दिखेंगी तो वो उत्तर बताएंगे। ये चार्ट पे भी दिखाकर आप त्रिभुज को पूछ सकते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि 3 भुजाएं होती हैं। फिर छात्राध्यापिका बच्चों से पूछेंगे कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो वही चार्ट दिखाकर आपको पूछना है तो वो बता पाएंगे। इसमें क्या होता है, वो सीखते जा रहे हैं और आप उनको सिखाते जा रहे हैं और उनको बर्डन भी नहीं हो रहा है। आपने चतुर्भुज दिखा और पूछा तो वो अपने आप काउंट करके बता देंगे कि 4 होते हैं। इसी प्रकार आप पूछेंगे कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो अब तो वो गैस ही कर रहे हैं कि नाम भी वही हैं और भुजाएं भी उतनी हैं, तो वो आसानी से बता पाएंगे कि 5 भुजाएं होती हैं। फिर नवभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 9 भुजाएं होती हैं। इससे पहले आप चाहें तो 6, 7, 8 सब पूछ सकते हैं प्रश्न। तो सारा आप चार्ट पे बना के ले जाइए, ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कीजिए, सब आपके ऊपर है। कलर चौक का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसा आपको लगता है आप वैसा कीजिए। फिर आते हैं आदर्श प्रश्न, आप उनको उससे कुछ प्रश्न सॉल्व कराएंगे, वो हमारे आदर्श प्रश्न होते हैं। तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं हैं एवं उनकी आकृति दर्शाइए, तो ये बच्चों से आप कराएंगे। फिर साधारण वक्र के कुछ चित्र दर्शाइए। इस तरीके से आप श्यामपट्ट कार्य को ब्लैक कार्ड शीट पर बनाकर लगा सकते हैं। एक ब्लैक कार्ड शीट लीजिए, उसको ब्लैक बोर्ड आकार में काटिए और ये सारी आकृतियाँ जो भी आपने यूज़ करी हैं उस पर बनाकर इसको श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश हेडिंग आप दे सकते हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने जो पाठ में उनको पढ़ाया, समझाया, एक्सप्लेन किया, एक बार जांच लीजिए कि उनको कितना समझ में आया। वो होते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। तो ये आपको यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न करना, कितने भी कर सकते हैं, 2, 5, 7 समय के अनुसार आपको मैनेज करना है कि आपको इतने समय में 35 मिनट का पीरियड है या 40 मिनट का पीरियड है, तो आप इतना बताएंगे, आपको इतना टाइम लगेगा। आप ये प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, इतना टाइम लगेगा। तो ये मैनेजमेंट आपका है कि आप कितने समय में कितने करते हैं, उसी प्रकार से आप ये प्रश्न बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। गृह कार्य, कुछ होमवर्क आपको देना होता है। यदि आप निरंतर कक्षा में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 40 के 40 प्लान पढ़ा रहे हैं, तो आपको होमवर्क चेक भी करना है, क्योंकि आपको बच्चे सीरियस नहीं लेंगे और आपकी क्लास में शांत नहीं बैठेंगे, बोलेंगे ये मैडम तो आई हैं और आके पढ़ा के चली जाएंगी, या ये सर आए हैं अब थोड़ी आना है। लेकिन नहीं, आप सिंसेरली उनको बताइए, उनको रोज़ होमवर्क दीजिए, रोज़ उनका होमवर्क देखिए। होमवर्क आप इस समय दे रहे हैं, आप देखें कब, जब आप पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न या कुछ कक्षा कार्य उनको दे देते हैं, तो वो उसमें उनको इंगेज करिए और उनका होमवर्क चेक कीजिए। इसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है, जो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान देख रहा होता है, वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है। यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन, कि यानी जैसे कि आपकी आवाज़ धीमी थी, पीछे तक के बच्चों को नहीं आ रही थी, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड पे आपका समझाने का तरीका बच्चों के स्तर का नहीं था। यानी आप 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इस तरीके की सारी टिप्पणी वो यहाँ पर देंगे। अच्छा रहेगा तो बोलेंगे चार्ट अच्छा था, मॉडल अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, प्रस्तावना प्रश्न सरल थे। तो ये सारी टिप्पणी जो होती है पर्यवेक्षक टिप्पणी में आती है और इसको देने का कार्य होता है आपके पर्यवेक्षक का। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप समय पर उसका लाभ ले सकें। आप चाहें तो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।